दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी शादी जहां मंत्रों से पहले सवाल उठे, जहां मंडप में भगवान की जगह आम्बेडकर की प्रतिमा रखी गई और जहां कुछ ही मिनटों में हालात ऐसे बन गए कि पूरे सिस्टम की नींद उड़ गई। यह सिर्फ एक ब्राह्मण परिवार की शादी नहीं थी, यह एक लड़की की चुप्पी टूटने की कहानी थी। आखिर उस शादी में ऐसा क्या हुआ कि लोग आज भी कहते हैं कि यह शादी नहीं थी, यह संदेश था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बाबा साहेब आम्बेडकर को सच्चे दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए आज की कहानी को एकदम शुरू से ही शुरू करते हैं। लखनऊ की उन सर्द शामों में जब गोमती नदी की हवा ठंडी हो जाती है और शहर की चमक दमक में एक अजीब सी उदासी घुल जाती है, उस शाम कुछ और ही था। 15 जनवरी 2025 की वह शाम गोमती नगर के उस विशाल बंगले के आसपास घूम रही थी जैसे कोई अनकही कहानी की शुरुआत हो। बंगला पुराना था लेकिन नया सजाया गया था। चारों तरफ सफेद संगमरमर की दीवारें चमक रही थीं और ऊपर छत पर लाल टाइल्स की चमक सूरज की आखिरी किरणों से खेल रही थी। बाहर सड़क पर कारों की लंबी कतार लगी हुई थी, कुछ चमचमाती हुई ऑडी और मर्सिडीज जो शहर के अमीर वर्ग की निशानी थी, तो कुछ पुरानी लेकिन साफ सुथरी एम्बेसडर जो पुराने जमाने की याद दिला रही थी। हवा में मसालेदार चाय की खुशबू और फूलों की महक घुली हुई थी और दूर से बैंड की धुन आ रही थी, पंजाबी गानों का मिश्रण भोजपुरी लोकगीतों के साथ, जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म का सीन चल रहा हो। लोग इधर उधर घूम रहे थे, महिलाएं रंग बिरंगी साड़ियों में सजी हुई, पुरुष कुर्ता पायजामा या सूट में और बच्चे छोटे छोटे जोड़े पहने दौड़ भाग कर रहे थे। ये कोई साधारण शादी नहीं थी, ये थी शहर के सबसे बड़े ब्राह्मण परिवारों में से एक की शादी, जहां हर चीज इतनी भव्य थी कि लोग दूर दूर से सिर्फ देखने आ रहे थे। दूल्हा था आरव शर्मा, 28 साल का जवान लड़का जो कानपुर के IIT से बीटेक किया था और फिर सिंगापुर जाकर MBA पूरा कर चुका था। वह भारत लौट आया था और लखनऊ में ही एक टेक स्टार्टअप चला रहा था जहां वह AI पर काम करता था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो आजकल हर घर की बात बन गई है। आरव का चेहरा साफ सुथरा था, आंखों में एक चमक जो पढ़े लिखे लड़कों में होती है और मुस्कान जो मीटिंग रूम्स में क्लाइंट्स को लुभाने के लिए तराशी गई थी। उसके परिवार का बंगला गोमती नगर के सबसे पॉश इलाके में था, जहां हर तरफ हरे भरे पार्क और चौड़ी सड़कें थीं। शर्मा परिवार की जड़ें दिल्ली से जुड़ी थीं। आरव के दादाजी ने 60 के दशक में यहां आकर कपड़ों का बिजनेस शुरू किया था और अब उनके बेटे वकील और डॉक्टर बन चुके थे। लेकिन ब्राह्मण होने का घमंड उनके खून में था। हर त्योहार पर पूजा अर्चना, हर शादी में वेद मंत्रों की गूंज और हर फैसले में परंपराओं का हवाला। आरव के चाचा रामेश्वर शर्मा, जो परिवार के मुखिया थे, सिर पर हमेशा पगड़ी बांधे रहते थे और उनके पास संस्कृत की किताबों का पूरा खजाना था। वे कहते थे कि ब्राह्मण का मतलब सिर्फ जन्म नहीं बल्कि कर्म भी है, लेकिन उनके कर्म हमेशा ऊंची जाति की रक्षा के इर्द गिर्द घूमते थे। दूसरी तरफ दुल्हन का परिवार, त्रिवेदी परिवार, लखनऊ का पुराना नाम था। डॉक्टर अजय त्रिवेदी, अनन्या के पिता, सरकारी अस्पताल में चिकित्सक थे और उनकी पत्नी अनन्या की मां एक स्कूल टीचर रही। अनन्या 26 साल की थी, दिल्ली के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज से टेक किया हुआ और अब लखनऊ की एक बड़ी IT कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थी। वह हमेशा साड़ी या सलवार कमीज में दिखती थी, लेकिन उसके बाल छोटे थे, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर एक ऐसी तेजी जो किताबों से आती है। रिश्ता तय होने पर दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। दोनों ब्राह्मण, दोनों पढ़े लिखे, दोनों शहर के सम्मानित। लेकिन अनन्या के मन में कुछ और ही चल रहा था, जो आज उस शाम को बाहर आने वाला था। शाम 6:30 बजे से मेहमान आने लगे थे। गेट पर फूलों के बड़े बड़े तोरण लगे थे, गेंदे के पीले फूल, गुलाब के लाल और बीच में आम की पत्तियों की माला। लाल कालीन सड़क से मंडप तक बिछा हुआ था, जैसे राजा का स्वागत हो। कैटरर्स की सफेद यूनिफॉर्म वाली टीम दौड़ दौड़ कर प्लेटें सजा रही थी। पनीर टिक्का, शामी कबाब, गुलाब जामुन और बीच बीच में लखनऊ की मशहूर चिकन बिरयानी। हवा में मसालों की खुशबू इतनी तेज थी कि भूख लगे बिना ही मुंह में पानी आ जाता। बैंड वाले जोर जोर से बज रहे थे और बच्चे नाचने लगे थे।
महिलाएं एक दूसरे की साड़ियों की तारीफ कर रही थीं। अरे वाह, ये बंगाली साड़ी कहां से लाई? और पुरुष ग्रुप बनाकर खड़े होकर पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। याद है, पिछली शादी में तो बारात रुक गई थी ट्रैफिक में। फोटोग्राफर्स की पूरी टीम थी, 2 प्रोफेशनल कैमरामैन, एक ड्रोन ऑपरेटर जो ऊपर से शॉट्स ले रहा था और 2 लड़के जो मोबाइल से रील्स बना रहे थे। लेकिन जैसे ही लोग मुख्य मंडप की ओर बढ़े, हवा में एक अजीब सी भारीपन आ गया। मंडप विशाल था, 50 फुट व्यास का, चारों तरफ सफेद पर्दे लटकाए हुए और ऊपर छत पर रंग बिरंगे बल्ब चमक रहे थे। बीच में हवन कुंड जल रहा था जिसमें घी की चमक और आम की लकड़ियों की खुशबू फैल रही थी। पंडित जी सफेद धोती कुर्ते में मंत्र पढ़ रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उनकी आवाज गूंज रही थी। लेकिन सबसे ऊपर, जहां हमेशा गणेश जी या लक्ष्मी नारायण की छोटी सी मूर्ति रखी जाती है, वहां कुछ और था। एक कांसे की प्रतिमा, चमकदार, करीब 3 फुट ऊंची, चश्मा लगाए हुए, सूट पहने, एक हाथ में संविधान की किताब और दूसरे में कलम, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। प्रतिमा इतनी सजी हुई थी कि उसकी चमक हवन की आग से भी ज्यादा तेज लग रही थी। नीचे उसके आधार पर एक छोटा सा पट्टिका लगा था जिसमें सुनहरे अक्षरों से लिखा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सबसे पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग फोटो खींच रहे थे, हंस रहे थे, मेहमानों को गले लगा रहे थे। एक बूढ़ी आंटी ने अपनी बेटी को कहा, बेटी चलो मंडप के पास जाकर फोटो लें, और वे आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर प्रतिमा पर पड़ी, उनकी चाल रुक गई। आंटी ने अपनी चश्मा ऊपर किया, फिर सहेली की ओर देखा और फुसफुसाई, अरे ये क्या है, गणेश जी कहाँ गए? सहेली ने भी देखा, फिर मोबाइल निकाला और झूम इन करके फोटो ली। धीरे धीरे फुसफुसाहट फैलने लगी, जैसे कोई आग की चिंगारी। एक युवक ने अपने दोस्त से कहा, भाई ये आंबेडकर साहब की मूर्ति तो है ना ब्राह्मण शादी में? दोस्त ने हंस दिया, शायद कोई जोक हो या मिस्टेक। लेकिन हंसी ज्यादा देर न टिकी। लोग करीब आने लगे, एक एक करके। एक महिला ने अपने पति को झकझोर, देखो जी ये क्या रखा है, अपमान तो नहीं हो रहा? पति ने चुपके से देखा, फिर सिर हिला दिया, चुप रहो, पूछते हैं किसी से। फुसफुसाहट अब तेज हो गई थी, भीड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ लोग मोबाइल पर वीडियो बनाने लगे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के लिए। ये क्या हो रहा है, कौन सा ड्रामा है, परंपरा का अपमान है ये, एक चाची ने जोर से कहा। मैं तो कहती हूं शादी रुक जानी चाहिए। उसके पास खड़े रिश्तेदार ने सहमति में सिर हिलाया। हवा में तनाव फैल गया, जैसे कोई बादल छा गया हो। बैंड की धुन अब फीकी लग रही थी और हवन की आग भी कहीं ठंडी पड़ गई। बच्चे अब दौड़ना बंद कर चुके थे, माओं की गोद में छिप गए थे। आरव के चाचा पंडित रामेश्वर शर्मा सबसे पहले मंडप पर पहुंचे। वे सिर पर सफेद पगड़ी बांधे, हाथ में चंदन की माला लिए सीधे खड़े थे। उनकी आंखें हमेशा तीखी रहती थीं, जैसे वेदों की किताबें पढ़ते हुए। उन्होंने प्रतिमा देखी तो उनका चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर लाल हो गया, नसें उभर आईं। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, ये क्या लगा रखा है यहाँ? ये कौन सी परंपरा है? गणेश भगवान को हटाकर ये बाबा साहेब की मूर्ति डाल दी। ये अपमान है, पूरा अपमान। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा पंडाल सुन गया। लोग ठिठक गए। रामेश्वर जी के साथ उनके 2 भाई और एक भतीजा भी थे, सब ब्राह्मण रीति से सजे हुए। एक भाई ने कहा, चाचा जी सही कह रहे हो, ये मूर्ति तुरंत हटा दो, वरना शादी रुकवा देंगे, हमारे खानदान का नाम खराब हो जाएगा। भतीजे ने मोबाइल निकाला, मैं वीडियो बना रहा हूं, कल सुबह तक न्यूज चैनलों पर होगा। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग सहमत हो गए, हाँ हटा दो। कुछ चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में डर था। एक युवा लड़के ने फुसफुसाया, अरे ये तो वायरल हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर चेहरे गंभीर थे। हवा अब ठंडी लग रही थी, सर्दी की तरह काटने वाली। मंडप के चारों तरफ लोग घेरा बना रहे थे, जैसे कोई कोर्ट सीन हो। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उनका चेहरा कंफ्यूज था, ये क्या हो गया? उधर दुल्हन के पिता डॉक्टर अजय त्रिवेदी एक कोने में शांत खड़े थे। वे सफेद कुर्ता पायजामा में थे, हाथ जोड़े हुए बस देख रहे थे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न घबराहट, बस एक हल्की सी मुस्कान, जैसे वे किसी पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे हों। अजय जी की आंखें अनुभवी थीं। उन्होंने जीवन में कई तूफान देखे थे, अस्पताल के वार्डों में जहां मौत और जिंदगी की लड़ाई रोज चलती है। रामेश्वर जी ने उनसे सीधे पूछा,
अजय जी, ये सब क्या है? आपकी बेटी की शादी है, आपके घर से ये फैसला? अजय जी ने धीरे से सिर हिलाया, उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़। रामेश्वर जी, पहले अनन्या को बोलने दीजिए, लड़की खुद सब बता देगी, फिर जो करना है कर लीजिएगा, ये उसका फैसला है, मेरा नहीं। रामेश्वर जी चौंके। अनन्या? मतलब ये प्लान सबका है? लड़की को क्या हो गया है? अजय जी ने बस इतना कहा, सुन लीजिए, शायद आपको भी कुछ नया सीखने को मिले। तभी जैसे कोई संकेत मिल गया हो, बैंड का संगीत धीरे धीरे रुक गया। लाइट्स थोड़ी मध्यम हो गईं और मंडप के ऊपर एक स्पॉटलाइट जली, पीली, गर्म। हवा में एक सन्नाटा उतर आया, सिर्फ हवन की लकड़ियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। लोग सांस रोककर देखने लगे। दुल्हन का प्रवेश होने वाला था। अनन्या धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ी। वह लाल जोड़े में थी, भारी कढ़ाई वाला लहंगा जो चांदी के धागों से सजा हुआ था, हाथों पर मेहंदी की गहरी लकीरें, माथे पर बड़ी सी बिंदी जो सिंदूर से रंगी हुई थी। उसके बाल खुले थे, हल्के कर्ल्स में, और गले में सोने का सेट चमक रहा था। लेकिन उसके कदमों में एक भारीपन था, जैसे वह कोई राज ढो रही हो। चेहरा शांत था, आंखें नम नहीं बल्कि चमकदार, जैसे किसी आग की लपट हो। उसके पीछे दो सहेलियां थीं, लेकिन वे भी चुप थीं। अनन्या मंच पर चढ़ी, सीढ़ियां धीरे धीरे पार की, फिर माइक के पास पहुंची। माइक हाथ में लिया, लेकिन तुरंत कुछ नहीं बोली। बस एक गहरी सांस ली और पंडाल को देखा। सैकड़ों चेहरे, कुछ उत्सुक, कुछ गुस्से वाले, कुछ डरे हुए। सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर से कुत्ते की भौंकने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अनन्या ने माइक को होंठों के पास लाया। उसकी आवाज पहली बार थोड़ी कांपी, जैसे कोई पुराना घाव खुल रहा हो, लेकिन फिर स्थिर हो गई, साफ, तेज, जैसे लेक्चर हॉल में प्रेजेंटेशन दे रही हो। नमस्कार, आज मैं यहाँ सिर्फ एक दुल्हन के रूप में नहीं खड़ी हूँ। आज मैं एक इंसान हूँ, एक बेटी हूँ, एक महिला हूँ जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। और ये सच्चाई इतनी पुरानी है कि ये मेरे जन्म से पहले की है, लेकिन आज ये इतनी ताजा लग रही है जैसे कल की हो। पंडाल में एक सिसकारी उठी, कोई फुसफुसाया, क्या बोल रही है ये? लेकिन अनन्या रुकी नहीं। उसने पीछे मुड़कर प्रतिमा की ओर देखा, आम्बेडकर साहब की उस चमकदार मूर्ति को, जैसे कोई पुराना दोस्त हो। और इसी सच्चाई को सम्मान देने के लिए, इसे याद रखने के लिए आज यह प्रतिमा यहां रखी गई है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर बाबा साहेब, जिन्होंने न सिर्फ मुझे बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों को सिखाया कि हम इंसान हैं, सिर्फ इंसान, जाति से ऊपर, धर्म से परे। रामेश्वर जी ने फिर से आवाज लगाई, उनका चेहरा और लाल। अनन्या बेटी, ये क्या बकवास कर रही हो? शादी का मुहूर्त चल रहा है, ये सब बाद में घर जाकर बात कर लो। लेकिन अनन्या ने उन्हें देखा, सीधी नजरों से, जैसे कोई चुनौती हो। नहीं चाचा जी, ये बाद में नहीं हो सकता, क्योंकि ये सच्चाई सालों से मेरे सीने में दबी हुई है, जल रही है। और अगर आज इसी मंडप में, इसी परिवार के सामने इसे बाहर न निकाला, तो ये शादी सिर्फ एक रस्म बन जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूं कि ये एक शुरुआत बने, एक ऐसी शुरुआत जो सबको सोचने पर मजबूर कर दे। उसकी आवाज अब पूरी तरह दृढ़ थी, जैसे कोई वकील कोर्ट में बहस कर रहा हो। लोग अब पूरी तरह खामोश थे, कुछ के हाथों में मोबाइल थे, रिकॉर्डिंग ऑन, लेकिन कोई हिला भी नहीं रहा था। एक बूढ़े चाचा की आंखें नम हो गईं, शायद पुरानी यादें ताजा हो रही हों। एक युवा लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे सपोर्ट हो, लेकिन ज्यादातर चेहरे कंफ्यूज्ड थे, ये शादी है या कोई प्रोटेस्ट। अनन्या ने एक पल रुकी, सांस ली, फिर बोली, मैं बताना चाहती हूं कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म कहां हुआ, मेरी मां कौन थी, और क्यों आज ये मूर्ति यहां खड़ी है, जैसे कोई साक्षी हो। क्योंकि अगर मैं चुप रही तो ये सिर्फ मेरी कहानी दब जाएगी, लेकिन अगर मैं बोली तो शायद ये आपकी कहानी भी बन जाए। तो सुनिए मेरी पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है मेरी मां से, जो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने दो दुनिया के बीच जीना सीख लिया था। अनन्या की आंखें अब दूर चली गईं, जैसे कोई फ्लैशबैक हो। वहां खड़े सबको लगा कि शाम अब रुक गई है और ये कहानी सुनने के लिए रात का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अनन्या ने जारी रखा, शब्दों को धीरे धीरे उखेड़ते हुए, जैसे कोई पुरानी डायरी पढ़ रही हो। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा साहस जो सुनने वालों को बांध ले। रामेश्वर जी अभी भी खड़े थे, मुट्ठी भींचे, लेकिन अब वे बोल नहीं रहे थे। अजय जी की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई और पंडाल में सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी।
ये सिर्फ शादी का पल नहीं था, अब ये एक मोड़ था जहां से कहानी दो राहों पर बंटने वाली थी। क्या ये तूफान लाएगा या शांति, कोई नहीं जानता था, लेकिन सब सुनना चाहते थे। अनन्या की अगली बातें जैसे कोई बम फटने वाली थी। अनन्या ने जारी रखा अपनी मां की कहानी से। मेरी मां सुनीता का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश के एक जिले में, जहां दलित परिवारों को अभी भी पानी के कुएं से अलग रखा जाता था। लेकिन मां ने पढ़ाई की, बीएड किया और शहर आ गई। यहीं लखनऊ में एक स्कूल में नौकरी मिली। वहां पापा से मिले। पापा ब्राह्मण थे, डॉक्टर। लेकिन जब शादी हुई तो मां की जाति ने सब कुछ बदल दिया। रिश्तेदारों ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कैसे एक ब्राह्मण लड़का दलित लड़की से शादी करेगा? लेकिन पापा ने कहा, जाति दिल में नहीं देखी जाती। फिर भी शादी के बाद मां की जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई। घर में तो सब ठीक था, लेकिन बाहर रिश्तेदारों की नजरें, वो ताने, अरे ये तो निचली जाति की है। मां चुप रहती, लेकिन मैं देखती थी। बचपन से अनन्या की आवाज कांप गई, लेकिन वह रुकी नहीं। स्कूल में मुझे अलग बेंच पर बिठाया जाता था। दोस्त कहते, तेरा टिफिन मत छूंगा, गंदा हो जाएगा। एक टीचर ने क्लास में कहा, अनन्या तेरी जाति गंदी है, इसलिए पीछे बैठ। मैं रोती थी घर जाकर, लेकिन मां कहती, बेटी पढ़ाई कर। आम्बेडकर साहब ने संविधान दिया है बराबरी का, वही संविधान जो मुझे आज यहां खड़ा होने की ताकत दे रहा है। लोग सुन रहे थे, कुछ की आंखें भर आईं। एक महिला ने अपना दुपट्टा सुखाया। रामेश्वर जी का चेहरा अब पीला पड़ गया था। अनन्या ने कहा, अगर बाबा साहेब ना होते तो मैं आज इंजीनियर ना होती, दबा दी जाती किसी कोने में। इसलिए ये मूर्ति यहां है सिर्फ मेरी नहीं, सबकी कहानी का प्रतीक। सस्पेंस अब चरम पर था। क्या होगा आगे? शादी रुकेगी या चलेगी? सबका दिल धड़क रहा था। अनन्या की आंखें अब पूरी तरह उन पुरानी यादों में डूब चुकी थीं, जैसे कोई नदी अपने किनारों को छोड़कर बहने लगी हो। माइक उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन उंगलियां हल्के से कांप रही थीं, जैसे कोई पुराना दर्द बाहर आने को बेताब हो। पंडाल में सन्नाटा इतना गहरा था कि हवन कुंड की लकड़ियों की खड़खड़ाहट भी जैसे दिल की धड़कनों की तरह सुनाई दे रही थी। लोग अब सिर्फ सुन रहे थे, सांसें थामे हुए, जैसे कोई फिल्म का क्लाइमेक्स हो, जहां हीरो अपनी पूरी जिंदगी उजागर करने वाला हो। रामेश्वर जी अभी भी खड़े थे, उनका चेहरा एक मूर्ति की तरह सख्त, लेकिन आंखों में एक हल्का सा संदेह घुल आया था। क्या ये लड़की सचमुच इतना कुछ छिपाए हुए थी? अजय जी, अनन्या के पिता, कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान अब दर्द से भरी लग रही थी, जैसे वे खुद को फिर से जी रहे हों। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, मेरी कहानी मेरी माँ से शुरू होती है। माँ सुनीता त्रिवेदी नहीं, असल में उनका नाम सुनीता देवी था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने त्रिवेदी जोड़ लिया, जैसे कोई नया कपड़ा पहन लिया हो जो पुराने घावों को ढक सके। माँ का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले में जहां आज भी दलित परिवारों को कुएं का पानी अलग रखा जाता है। 2001 में जब माँ पैदा हुई तो गांव में बिजली की रोशनी भी नई नई आ रही थी, लेकिन जाति की दीवारें उतनी ही ऊंची थीं जितनी आज भी हैं। माँ के पिता मजदूर थे, खेतों में काम करते, और माँ बचपन से ही किताबों की तरफ खींचती रहीं। गांव के स्कूल में जहां दीवारें टूटी हुई थीं और बेंचें लकड़ी की पुरानी, माँ ने पढ़ाई शुरू की। लेकिन वहां भी जाति का साया था। दलित बच्चों को पीछे की बेंच पर बिठाया जाता। टीचर कभी कभी कह देते कि तुम्हारी तरह गंदे हाथों से स्लेट मत छुओ। माँ रोती, लेकिन चुप रहती। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। हाई स्कूल पास किया, फिर शहर आई, लखनऊ, और बीएड की डिग्री ली। एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिली, जहां वे पहली कक्षा के बच्चों को हिंदी पढ़ाती। अनन्या की आवाज अब थोड़ी नरम हो गई थी, जैसे मां की यादें उसे गले लगा रही हों। पंडाल में कुछ महिलाओं की आंखें नम हो गईं। वे खुद को सोच रही थीं, अपनी जिंदगियों के उन कोनों को जहां औरतें चुपचाप लड़ती रहीं। एक युवा लड़की, शायद अनन्या की सहेली, अपना दुपट्टा सुखा रही थी, और उसके पड़ोस में बैठी एक बूढ़ी आंटी सिर हिला रही थी, जैसे कह रही हों कि ये पुरानी बातें आज भी नहीं हैं। अनन्या ने जारी रखा, वहीं स्कूल में मां की मुलाकात हुई पापा से। पापा डॉक्टर अजय त्रिवेदी सरकारी अस्पताल में काम करते थे। वे ब्राह्मण परिवार से थे, पुराने लखनऊ के, जहां हर शाम गंगा आरती की तरह पूजा होती थी।
पापा को माँ की सादगी पसंद आ गई। वे कहते थे कि माँ की आंखों में एक ऐसी चमक है जो किताबों से आती है, न कि सोने चांदी से। प्यार हुआ, फिर शादी की बात चली, लेकिन जब परिवार को पता चला कि माँ दलित हैं, तो आसमान टूट पड़ा। पापा के चाचा ने कहा, यह कैसे हो सकता है? ब्राह्मण का खून गंदा हो जाएगा। रिश्तेदारों ने मीटिंग बुलाई, घर में तालाबंदी की धमकी दी, लेकिन पापा अड़ गए। उन्होंने कहा, जाति दिल में नहीं देखी जाती, कर्म में देखी जाती है। माँ पढ़ी लिखी हैं, सम्मानित हैं। आखिरकार कोर्ट मैरिज हुई। 2018 में लखनऊ की एक छोटी सी कोर्ट में सिर्फ 2 गवाहों के साथ। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई मंडप नहीं, बस एक सादा सा कागज जो कहता था कि अब वे पति पत्नी हैं। लेकिन शादी के बाद असली जंग शुरू हुई। अब अनन्या की आवाज में एक हल्का सा गुस्सा घुलाया था, लेकिन वह काबू में था, जैसे कोई आग जो धीरे धीरे सुलग रही हो। पंडाल में हलचल हुई, कुछ लोग सिर झुका रहे थे शर्म से, कुछ गुस्से में देख रहे थे। रामेश्वर जी ने एक बार फिर मुंह खोला, अनन्या, ये सब पुरानी बातें हैं, आज शादी है, आगे बढ़ो। लेकिन उनकी आवाज कमजोर लग रही थी, जैसे वे खुद को समझा रहे हों। अनन्या ने उन्हें देखा, फिर मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो दर्द और साहस का मिश्रण थी। चाचा जी, ये पुरानी बातें ही तो आज की हैं। अगर हम इन्हें भूल गए तो इतिहास दोहराएगा। सुनिए आगे। शादी के बाद माँ हमारे घर आई, पापा के पुराने घर में, जहां दीवारों पर रामायण की तस्वीरें लगी थीं और हर सुबह मंत्रोच्चार होता था। बाहर से सब ठीक लगता था। माँ रसोई संभालती, पूजा में हाथ बटाती, लेकिन रिश्तेदारों की नजरें, वो नजरें कभी न रुकी। दिवाली पर आते तो माँ को अलग प्लेट में खाना देते। कहा जाता, तुम्हारी छुअन से खाना अपवित्र हो जाएगा। होली पर रंग खेलने से मना कर देते, तुम्हारी तरह के लोग अलग रहो। माँ चुप रहती, सिर झुकाकर। लेकिन रातों में मैं देखती, पापा के कंधे पर सिर रखकर रोती। मैं तब छोटी थी, 5-6 साल की, लेकिन समझ जाती कि ये नजरें माँ को खा रही हैं। एक बार चाची ने खुलेआम कहा, अजय, तूने घर में शकुन अपशकुन ला दिया है। ये लड़की तेरी तरह ब्राह्मण नहीं है। पापा गुस्सा होते, लेकिन माँ रोक देती। छोड़ो अजय, ये उनकी सोच है। लेकिन वो सोच मेरे बचपन तक पीछा करती रही। अनन्या ने एक पल रुका, जैसे सांस लेने को, लेकिन असल में आंखें पंडाल में घूम रही थीं, लोगों के चेहरों को पढ़ रही थीं। एक माँ अपनी बेटी को कसकर पकड़ रही थी, शायद सोच रही हो कि क्या मेरी बेटी को भी ये झेलना पड़ेगा। एक युवक, शायद आरव का दोस्त, सिर हिला रहा था, जैसे कह रहा हो कि ये सब बदलना चाहिए। सस्पेंस अब हवा में तैर रहा था। अगला क्या ये कहानी शादी तोड़ देगी? अनन्या ने फिर बोला, स्कूल में तो और बुरा था। मैंने एलपीजी स्कूल में एडमिशन लिया, लखनऊ का एक अच्छा स्कूल, जहां यूनिफॉर्म सफेद थी और क्लासरूम एसी वाले। लेकिन पहले ही दिन प्रिंसिपल ने पापा से पूछा, बेटी की जाति क्या है? पापा ने कहा, ब्राह्मण। लेकिन वो झूठ था, आधा अधूरा। माँ की वजह से मैं आधी ब्राह्मण, आधी दलित। लेकिन स्कूल में पता चल गया। कैसे? एक टीचर ने माँ को देखा था, जो कभी आती पेरेंट टीचर मीटिंग में। फिर शुरू हो गया। दूसरे बच्चों ने कहा, अनन्या, तू नीची जाति की है। वे मेरे टिफिन को छूने से मना कर देते, तेरा खाना गंदा है, हम ब्राह्मण हैं। एक दिन लंच टाइम में मैंने अपना टिफिन खोला। माँ ने पराठे बनाए थे, आलू भरे। लेकिन पड़ोस की बेंच वाली लड़की ने चिल्लाया, मत छुओ, अनन्या गंदी है। पूरा क्लास हंस पड़ा। मैं रोने लगी, लेकिन टीचर ने कहा, चुप रहो, ये तो सच्चाई है। तेरी जाति गंदी है, इसलिए पीछे की बेंच पर बैठ। हाँ, उन्होंने खुलेआम कहा। क्लास में, ब्लैक बोर्ड के सामने। मैं घर जाकर माँ को बताती और माँ रोती, लेकिन वे कहती, बेटी, ये सब बाबा साहेब की वजह से बदल रहा है। संविधान ने कहा है सब बराबर हैं। पढ़ाई कर, इंजीनियर बन, दिखा दे दुनिया को। अनन्या की आवाज अब कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे, जैसे कोई तीर जो निशाने पर लग रहा हो। पंडाल में अब सिसकियां सुनाई देने लगी। कुछ महिलाएं अपना चेहरा छिपा रही थीं, पुरुष सिर झुका रहे थे। एक चाचा ने फुसफुसाया, ये तो दिल दहला देने वाली बात है। लेकिन रामेश्वर जी अभी भी चुप थे। उनका चेहरा अब सफेद पड़ गया था, जैसे कोई पुराना पाप सामने आ गया हो। अनन्या ने जारी रखा, अपनी कहानी को और गहरा करते हुए, उस दिन के बाद मैं स्कूल जाना बंद कर देना चाहती थी, लेकिन माँ ने मुझे किताबें दी, बाबा साहेब की जीवनी, संविधान की कॉपी। कहा, यह तेरी ताकत है बेटी,
अगर आम्बेडकर ना होते, तो संविधान ना होता, तो आज मैं, तू, हम सब दबे रहते समाज के अंधेरे कोनों में, जहां औरतें चुप रहती हैं, लड़कियां पढ़ाई से वंचित रहती हैं। मैंने पढ़ा रात रात भर, 10वीं में टॉप किया, फिर बीटेक दिल्ली से, लेकिन वो नजरें पीछा करती रहीं। कॉलेज में भी जब दोस्त पूछते तेरा बैकग्राउंड क्या है, तो मैं चुप हो जाती, लेकिन अंदर से जलती रहती। एक बार एक प्रोफेसर ने कहा, अनन्या, तू ब्राह्मण लगती है, लेकिन कुछ कमी है। मैं समझ गई, कमी मेरी माँ की जाति की थी। एमटेक के दौरान जब जॉब मिली तो सोचा कि अब सब भूल जाऊंगी, लेकिन नहीं। ऑफिस में भी जब प्रमोशन की बात आई तो एक सीनियर ने कहा, तेरी माँ की वजह से। मैंने चुप रहना सीख लिया, लेकिन चुप्पी से दर्द बढ़ता जाता, और यही दर्द आज यहां लाया है, इस मूर्ति को। क्योंकि अगर बाबा साहेब न होते तो मैं आज इंजीनियर न होती, बल्कि समाज के किसी कोने में दबा दी जाती, शायद शादी के नाम पर या घर की चारदीवारी में। अब पंडाल में तनाव चरम पर था। लोग सांस रोककर सुन रहे थे, लेकिन अंदर से उथल पुथल मची हुई थी। कुछ के चेहरे लाल थे गुस्से से, शायद खुद पर, कुछ की आंखें झुकी हुई शर्म से। एक युवा लड़के ने फुसफुसाया, ये तो क्रांति है। लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक तीखी आवाज गूंजी। आरव के एक दूर के रिश्तेदार, एक मोटे तगड़े आदमी ने, जो सूट में थे और हाथ में सिगरेट की जगह मोबाइल पकड़े थे, जोर से पूछा, अगर इतनी ही तकलीफ थी अनन्या, तो ये शादी ब्राह्मण रीति से क्यों हो रही है? क्यों मंडप, क्यों हवन? अगर तू इतनी ही आम्बेडकर की भक्त है, तो आर्य समाज में शादी कर लेती, या कोर्ट में ही? ये ड्रामा क्यों? आवाज इतनी तेज थी कि पूरा पंडाल ठिठक गया। हवा में जैसे बिजली कौंध गई। रामेश्वर जी ने सहमति में सिर हिलाया, जैसे राहत मिली हो। कुछ लोग ताली बजाने लगे, हाँ सही कहा, लेकिन ज्यादातर चुप। अनन्या का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ा, लेकिन फिर वह हल्की मुस्कान लाई, वो मुस्कान जो साहस की निशानी थी। वह माइक में बोली, अंकल जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही तो असली वजह है। मैं ये शादी ब्राह्मण रीति से ही करना चाहती हूँ, मंडप में हवन के साथ, वेद मंत्रों के बीच। क्यों? ताकि कोई ये न कह सके कि मेरी पहचान मेरी जाति से तय हुई, ताकि ये साबित हो कि ब्राह्मण होना सिर्फ जन्म नहीं, सोच भी है। लेकिन ये प्रतिमा, ये आम्बेडकर साहब की मूर्ति, ये इसलिए रखी गई है ताकि कोई न भूले कि इस देश में बराबरी किसने दी। बाबा साहेब ने संविधान लिखा, जिसमें लिखा है सब बराबर, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। तो ये शादी सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि उस बराबरी की है। अगर हम परंपरा निभाएंगे लेकिन सच्चाई को छिपाएंगे, तो वो परंपरा झूठी हो जाएगी। इसलिए ये मूर्ति यहाँ है, एक सवाल की तरह, क्या हम बराबरी मानेंगे या सिर्फ रस्में निभाएंगे? उसके शब्दों ने पंडाल को हिला दिया। सन्नाटा फिर लौट आया, लेकिन अब यह सन्नाटा सोच का था। लोग अपने अपने मन में खो गए। क्या ये लड़की सही कह रही है? क्या ये शादी एक विद्रोह है? आरव अभी भी मंच के पीछे खड़ा था, चुप, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह गर्व महसूस कर रहा हो। अजय जी की आंखें नम हो गईं। वे मां को याद कर रहे थे, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। 2 साल पहले कैंसर से चली गईं, लेकिन अपनी कहानी छोड़ गईं। अनन्या ने फिर बोला, आवाज को और गहरा करते हुए, मां ने मुझे सिखाया कि चुप न रहो, लड़ो, लेकिन प्यार से। इसलिए आज इस मंडप में मैं लड़ रही हूं, अपनी पहचान के लिए, मां की इज्जत के लिए, और उन करोड़ों के लिए जो अभी भी दबे हैं। अगर ये शादी रुक जाए तो रुके, लेकिन सच्चाई न रुके। अब सस्पेंस और बढ़ गया था। क्या लोग मानेंगे? क्या रामेश्वर जी हार मानेंगे, या तूफान और तेज होगा? पंडाल में हवा रुक सी गई थी, जैसे रात का इंतजार कर रही हो अगले मोड़ का। अनन्या की कहानी अभी अधूरी थी, लेकिन उसके शब्द हर दिल में उतर चुके थे। एक महिला ने धीरे से कहा, बेटी तू सच्ची है, लेकिन ज्यादातर चुप, और ये चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार थी। अनन्या ने माइक नीचे किया, लेकिन नजरें सब पर टिकी। अगला पल क्या लाएगा कोई नहीं जानता था, लेकिन सब जानते थे कि ये शाम कभी भूलने वाली नहीं। अनन्या की वो मुस्कान अभी भी उसके होंठों पर थी, लेकिन आंखें गंभीर। वह जानती थी कि उसके शब्दों ने सिर्फ हवा नहीं हिलाई, बल्कि लोगों के अंदर की नींव हिला दी थी। पंडाल के कोनों में खड़े युवा अब मोबाइल्स पर मैसेज टाइप कर रहे थे, कुछ सहेलियों को, कुछ ग्रुप चैट में, ये देखो क्या हो रहा है। लेकिन कोई वीडियो नहीं बना रहा था अब, जैसे सम्मान हो। एक बूढ़े चाचा
जो रामेश्वर जी के दोस्त थे, धीरे से आगे आए और बोले, बेटी, तेरी माँ ने तुझे अच्छा सिखाया, लेकिन अब क्या, शादी होगी या नहीं? अनन्या ने उन्हें देखा, फिर कहा, चाचा जी, शादी तो होगी, लेकिन पहले दिलों की शादी होनी चाहिए, बराबरी की। उसकी बात पर कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ सिर हिलाए, लेकिन तनाव अभी बरकरार था। रामेश्वर जी अब चुपचाप मंच की ओर बढ़े। उनके कदम भारी थे, जैसे वे कोई फैसला लेने जा रहे हों। अजय जी ने उन्हें रोका। रामेश्वर जी, सोच लो, ये लड़की का दिल है। रामेश्वर जी ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोले नहीं। हवा में अब एक नई उम्मीद की लहर थी, लेकिन सस्पेंस भी क्या, ये शादी बचेगी या टूट जाएगी? अनन्या ने फिर माइक उठाया, जैसे कहानी अभी खत्म न हुई हो। और सुनिए, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये हम सबकी है। माँ ने एक बार कहा था, बेटी, जब तू शादी करेगी तो अपनी सच्चाई रखना सामने, ताकि तेरी बेटी को ये न झेले। आज वही कर रही हूं। कहानी अब गहरा रही थी, हर शब्द एक परत उघाड़ रहा था। पंडाल के बाहर गोमती नगर की सड़कें अभी भी चमक रही थीं, लेकिन अंदर ये एक अलग दुनिया थी, सोच की, भावनाओं की। एक लड़की जो सहेली थी अनन्या की, अब मंच के पास आ गई, हाथ में एक किताब, शायद आम्बेडकर की। लेकिन अनन्या ने इशारा किया, रुको, अभी वक्त है। और ये वक्त, ये पल सबको बांधे हुए था। क्या आगे दूल्हा बोलेगा? क्या तूफान थमेगा? सस्पेंस हवा में लटका हुआ था, जैसे कोई धागा जो टूटने को हो। लेकिन अनन्या जानती थी ये धागा मजबूत है, सच्चाई का। अनन्या के शब्द अभी भी हवा में तैर रहे थे, जैसे कोई गूंज जो कम होने के बजाय और गहरी होती जा रही हो। पंडाल में अब सन्नाटा इतना गहरा था कि बाहर सड़क पर गुजरती कारों की आवाज भी दूर की कोई याद लग रही थी। लोग एक दूसरे के चेहरों को देख रहे थे, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहे हों। क्या करें, क्या कहें, क्या महसूस करें? रामेश्वर जी अब भी मंच के पास खड़े थे, लेकिन उनके कंधे झुके हुए थे, जैसे कोई बोझ उतरने वाला हो या और बढ़ने वाला हो। उनके हाथ अभी भी मुट्ठी में थे, लेकिन उंगलियां अब ढीली पड़ चुकी थीं। अजय जी की आंखें नम थीं, लेकिन वे चुप थे, बस देख रहे थे, जैसे कोई पुरानी किताब का आखिरी पन्ना पढ़ रहे हों। अनन्या माइक को थामे खड़ी थी। उसकी सांसें अब नियमित थीं, जैसे कोई तूफान गुजर चुका हो और अब शांति की बारी हो। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, अभी एक और आवाज बाकी थी। तभी दूल्हा आरव धीरे से मंच पर आगे बढ़ा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो न गुस्से की थी न डर की, बल्कि एक गहरे गर्व की, जैसे कोई फैसला ले चुका हो और अब उसे लागू करने का वक्त आ गया हो। आरव का जोड़ा सफेद था, सोने की कढ़ाई वाला, लेकिन उसके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह अनन्या के पास पहुंचा, उसे देखा, एक पल के लिए बस देखा, जैसे कह रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं पूरी तरह। फिर उसने माइक अनन्या के हाथ से हल्के से लिया, लेकिन माइक को नीचे नहीं किया। वह सीधा खड़ा हुआ, पूरी भीड़ को देखा और धीरे लेकिन साफ आवाज में बोला, नमस्कार, मैं आरव हूं, आज का दूल्हा। लेकिन आज मैं सिर्फ दूल्हा नहीं हूं, आज मैं एक इंसान हूं जो अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी जिम्मेदारी सबके सामने रखना चाहता हूं। पंडाल में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा उत्सुकता का था, उम्मीद का था। आरव ने एक गहरी सांस ली, फिर जारी रखा, मैं ब्राह्मण परिवार से हूं। मेरे दादाजी ने मुझे बचपन से वेद पढ़ाए, गीता की शिक्षाएं दी। मैंने सीखा कि ब्राह्मण का मतलब ज्ञान है, सेवा है, सत्य है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि कई बार ये ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाता है और सत्य सिर्फ अपने घर की चारदीवारी तक। मैंने अनन्या को पहली बार जब देखा तो उसकी आंखों में वो सच्चाई देखी जो मैं खुद में ढूंढ रहा था। हमारी मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी। दोनों टेक इंडस्ट्री में थे, दोनों पढ़े लिखे, दोनों शहर के। लेकिन जब हमने एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बात की तो पता चला कि अनन्या की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, वो मेरी कहानी भी बन गई। क्योंकि मैंने महसूस किया कि अगर मैं उसकी सच्चाई को स्वीकार नहीं करूंगा तो मैं खुद की सच्चाई से मुंह मोड़ रहा हूं। आरव ने पीछे मुड़कर आम्बेडकर की प्रतिमा की ओर देखा। प्रतिमा अभी भी चमक रही थी, हवन की आग की लपटों में उसका चश्मा जैसे और तेज चमक रहा था। आरव ने धीरे से कहा, ये मूर्ति डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की ये प्रतिमा, ये इस शादी की नहीं है, ये उस भारत की है जो हम सब बनाना चाहते हैं। एक ऐसा भारत जहां कोई लड़की
अपनी माँ की वजह से नीचा न समझी जाए, जहां कोई लड़का अपनी परंपरा और अपनी सोच के बीच फंसा न रहे, जहां बराबरी सिर्फ संविधान की किताब में न लिखी हो बल्कि हमारे दिलों में, हमारे घरों में, हमारे मंडपों में हो। मैं ब्राह्मण हूं और मैं इस बात पर गर्व करता हूं, लेकिन मैं उस ब्राह्मणत्व पर गर्व नहीं करता जो दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा होता है। मैं उस ब्राह्मणत्व पर गर्व करता हूं जो ज्ञान बांटता है, जो सेवा करता है, जो बराबरी को अपनाता है। उसकी आवाज अब थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन अभी भी शांत। अनन्या ने जो कहा वो सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, वो मेरी कहानी भी है। क्योंकि जब मैंने उसकी माँ की बात सुनी, जब मैंने उसके बचपन के दर्द को समझा, तो मुझे लगा कि अगर मैं चुप रहा तो मैं उस सोच का हिस्सा बन जाऊंगा जो सदियों से इंसानों को उनकी जाति से आंकती आई है। मैं उस सोच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसलिए आज इस मंडप में मैं अनन्या के साथ खड़ा हूं, न सिर्फ एक पति के रूप में बल्कि एक साथी के रूप में। और इस मूर्ति के सामने मैं सिर झुकाता हूं। आरव ने धीरे से आगे बढ़ा, प्रतिमा के पास गया। उसने दोनों हाथ जोड़े, सिर झुकाया, न सिर्फ सम्मान में बल्कि एक वादे की तरह। पूरा पंडाल में सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे समय रुक गया हो। कुछ बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे, शायद वे अपनी जिंदगी के उन पलों को याद कर रहे थे जहां उन्होंने गलतियां की थीं, या जहां उन्हें मौका मिला था लेकिन उन्होंने चुप रहना चुना। एक बूढ़ी दादी, रामेश्वर जी की मां, जो कोने में कुर्सी पर बैठी थी, धीरे से हाथ जोड़कर सिर हिलाई, जैसे कह रही हो कि बेटा तू सही रास्ते पर है। कुछ युवा लड़के लड़कियां अब मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरों पर गर्व था जैसे कोई नई सुबह हो। लेकिन कुछ लोग अभी भी असहज थे, इधर उधर देख रहे थे, जैसे उन्हें समझ ना आ रहा हो कि क्या महसूस करें। आरव ने फिर माइक में कहा, मैं जानता हूं कि आज यहां कई लोग नाराज हैं, कई लोग सोच रहे होंगे कि यह परंपरा का अपमान है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं परंपरा का असली अपमान तब होता है जब हम उसमें इंसानियत को भूल जाते हैं। अगर हम वेद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, लेकिन संविधान को भूल जाते हैं तो हमारी परंपरा अधूरी है। बाबा साहेब ने कहा था, मैं हिंदू हूं लेकिन मैं हिंदू धर्म में सुधार चाहता हूं। मैं भी यही चाहता हूं, सुधार, बराबरी का सुधार। इसलिए आज ये मूर्ति यहां है, न अपमान के लिए बल्कि याद दिलाने के लिए कि हम सब इंसान हैं और इंसानियत सबसे बड़ी परंपरा है। उसके शब्द खत्म होते ही पंडाल में पहले तो सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे तालियां गूंजने लगी। पहले कुछ युवाओं ने ताली बजाई, फिर कुछ महिलाओं ने, फिर धीरे धीरे और लोग। रामेश्वर जी अभी भी चुप थे, लेकिन उनकी आंखें अब नम थीं। वे धीरे से आगे बढ़े, आरव के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज कांप रही थी, बेटा मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज मैंने कुछ नया सीखा। शायद मैं गलत था, शायद हम सब गलत थे। रामेश्वर जी ने अनन्या की तरफ देखा, फिर प्रतिमा की तरफ। उन्होंने सिर झुकाया, मैं माफी मांगता हूं। अगर मेरी वजह से किसी को दुख हुआ तो मैं माफी मांगता हूं। तालियां और तेज हो गईं। अब ज्यादातर लोग खड़े हो गए थे, कुछ रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे। अजय जी आगे आए, अपनी बेटी को गले लगाया। अनन्या की आंखें भी अब नम थीं, लेकिन खुशी से। वह बोली, पापा माँ देख रही होंगी, वे खुश होंगी। उसी रात जैसे ही शादी का मुहूर्त निकला और फेरे शुरू हुए, पंडाल में अब एक अलग ही माहौल था। हवन की आग अभी भी जल रही थी, लेकिन अब उसमें एक नई गर्माहट थी। बैंड फिर बजने लगा, लेकिन अब गाने अलग थे, कुछ भक्ति के, कुछ आधुनिक, लेकिन सब में एक संदेश था बराबरी का। मेहमान अब फोटो खींच रहे थे, लेकिन अब वो फोटो सिर्फ शादी की नहीं थी, वे एक बदलाव की थे। रात के 12 बजे के बाद जब सब थक कर घर लौटने लगे तो सोशल मीडिया पर तस्वीरें फैलनी शुरू हो गईं। पहले कुछ रील्स, फिर पोस्ट्स। लखनऊ में ब्राह्मण शादी में आम्बेडकर जी की मूर्ति। एक लड़की ने सिस्टम को हिला दिया, ये शादी नहीं, ये क्रांति है। शांत विद्रोह। सुबह होते होते वीडियो वायरल हो गए, न्यूज चैनलों पर बहस शुरू हो गई। क्या जाति अब भी मायने रखती है? एक शादी ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोग इसे सराह रहे थे, ये सच्ची बराबरी है। कुछ विरोध कर रहे थे, परंपरा का मजाक। लेकिन बहस छिड़ गई थी। हर ग्रुप चैट में, हर व्हाट्सएप स्टेटस पर, हर ट्विटर थ्रेड में यही बात हो रही थी। कुछ दिनों बाद जब धूल थमी तो पता चला कि वो एक शाम सिर्फ एक शादी नहीं थी, वो एक सवाल थी, एक आईना था जिसने पूरे सिस्टम को दिखा दिया कि बदलाव अब दरवाजे पर खड़ा है। अनन्या और आरव की जिंदगी अब सामान्य नहीं रही,
वे प्रेरणा बन गए। स्कूलों में, कॉलेजों में, ऑफिसों में लोग उनकी कहानी सुनाते। बच्चे पूछते, अंकल क्या सच में सब बराबर हो सकते हैं? और वे जवाब देते, हाँ अगर हम चाहें। और वो प्रतिमा, वो अब उनके घर में थी, एक छोटे से कोने में, जहां हर सुबह वे दोनों सिर झुकाते, याद दिलाने के लिए कि संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। और यही वजह थी कि उस एक शाम ने, उस एक मंडप ने, उस एक मूर्ति ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बराबरी कोई किताब में नहीं, दिल में बसती है। और जब दिल बदलता है तो सिस्टम भी हिल जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।